इस वीडियो में हम सीखेंगे मैपिंग ऑफ फंक्शंस। हमने अपने पिछले वीडियो में फंक्शन के बारे में सीखा था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम दो सेट लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी, x1 x2 x3 x4 सेट ए के एलिमेंट्स हैं और y1 y2 y3 y4 सेट बी के एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों सेट के एलिमेंट को अगर हम मैप कर दें तो उस मैपिंग के रूल को हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन एक रूल है जिससे हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से मैप करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x1 डालने पे हमें y1 मिलता है, x2 से y2 मैप होता है, x3 से y3 मैप होता है एंड x4 से भी y3 मैप होता है। यहाँ पर हमने f को एक फंक्शन माना है। f को हम f ऑफ x भी लिखते हैं, जिसको हम y के बराबर लिखते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और फंक्शन में सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं और सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं, और सारे x को हम इनपुट बोलते हैं और सारे y को हम आउटपुट बोलते हैं। तो जो जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर y1 y2 y3 रेंज हो जाएंगे, तो फंक्शन का रेंज हो जाएगा y1 y2 एंड y3। y4 किसी भी इनपुट से हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए y4 रेंज में नहीं इंक्लूड होगा। और ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको समझना है फंक्शन के बारे में तो आप फंक्शन के सीरीज़ का पुराना वीडियोस ज़रूर देखिए। तो फंक्शन का डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। फंक्शन f इज़ अ रूल विच कनेक्ट्स सेट a एंड सेट b, और वी कैन से दैट फंक्शन इज मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट a टू द सेट b। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फंक्शन एक रूल है जो सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट्स से कनेक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट से मैप करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन एक रूल है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। यहाँ पर हम f को फंक्शन बोलते हैं, a को डोमेन बोलते हैं और b को कोडोमेन बोलते हैं, और इसी को हम फंक्शन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, या फिर हम शॉर्ट में लिखते हैं f मैप्स फ्रॉम a टू b। तो जब भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे f मैप्स फ्रॉम a टू b। a और b दो सेट्स हैं। अब हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। तो अभी हमने लिखा था फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन को, अगर सेट a को हम सेट b से मैप करते हैं तो उस रूल को, जिस रूल से हम मैप करते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो हम फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। f इज अ फंक्शन दैट मैप्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट a टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट b। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का। तो पहला डेफिनेशन हम सीखेंगे इनटू मैपिंग। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स में x1 डालने से हमें y1 मिल रहा है। ये सारे इनपुट्स हैं जो फंक्शन में डालने से हमें आउटपुट y मिलते हैं। तो x इनपुट डालने से हमें y आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 से मैप्ड है, x2 y2 से मैप्ड है एंड सो ऑन। तो y1 को हम इमेज बोलते हैं x1 का। तो y1 x1 का इमेज है एंड x1 इज प्री इमेज ऑफ y1, और x1 को y1 का प्री इमेज बोलते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर y2 x2 का इमेज है और x2 y2 का प्री इमेज है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनटू मैपिंग में यहाँ पर हम दो सेट ले लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। f एक फंक्शन है जिससे हम सेट ए को सेट बी से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x1 से y1 मिल रहा है, x2 से y2 मिल रहा है और x3 से भी y2 मिल रहा है। सेट ए को डोमेन बोलते हैं और सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y3 किसी भी x एलिमेंट से मैप्ड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं y3 डस नॉट हैव एनी प्री इमेज। और y3 अगर किसी भी x एलिमेंट से मैप्ड नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इनटू मैपिंग। तो अगर y का कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाए, कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाए जो किसी से मैप्ड ना हो x के एलिमेंट से, तो उसको हम, उस मैपिंग को हम इनटू मैपिंग बोलेंगे। यहाँ पर कोडोमेन है y1 y2 y3 सेट b। ठीक है, और रेंज है y1 और y2। तो रेंज में y3 नहीं आएगा क्योंकि y3 कोई भी इनपुट से मिल ही नहीं रहा है, तो आउटपुट y3 कभी नहीं मिलेगा, तो रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर कोई ना कोई y छूट जाता है मैपिंग से, तो रेंज में अगर इंक्लूड नहीं होता है तो हम रेंज को कोडोमेन के बराबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि y3 यहाँ पर मैप भी नहीं है, तो y3 को हम रेंज में लिख नहीं सकते, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा कभी भी। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो हम उस मैपिंग को इनटू मैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए मैपिंग को हमने इनटू मैपिंग बोल दिया। ये चीज़ आप याद रखिए। अब हम डेफिनेशन देखेंगे ऑन टू मैपिंग का। ऑन टू मैपिंग में भी हम दो सेट लेंगे,
सेट ए एंड सेट पी, और दोनों सेट को हम एक फंक्शन से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 डालने पे हमें y1 मिल रहा है, x2 डालने पे हमें y2 मिल रहा है और x3 डालने पे हमें y3 मिल रहा है। यहाँ पर सेट ए को डोमेन और सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम रेंज निकालें तो y1, y2, y3 सारे एलिमेंट किसी न किसी x एलिमेंट से मैप्ड हैं, इसलिए रेंज में y1, y2, y3 सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो रेंज में हमने y1, y2 और y3 सारे इंक्लूड कर लिया, और ये मैपिंग ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है देन मैपिंग ऑन टू मैपिंग कहलाता है। यहाँ पर कोडोमेन और रेंज सेम है, इसलिए ऑन टू मैपिंग, ये चीज़ तो आप याद रखिए। अब हम 1-1 मैपिंग के बारे में सीखेंगे। 1-1 मैपिंग को हम 1-to-1 मैपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर भी हम दो सेट लेंगे और सेट ए को सेट बी से मैप कर देंगे फंक्शन ऐप से। यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे कि x1 से y1 मिल रहा है, x2 से y2 मिल रहा है एंड x3 से y3 मिल रहा है। सेट ए डोमेन है और सेट बी कोडोमेन। इफ ईच x गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ y देन फंक्शन इज 1-1। मतलब हमें सारे x से जो y मिल रहे हैं, अगर वो सारे y डिफरेंट हैं तो वो 1-1 मैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन हैव द सेम इमेज। मतलब कोई भी y सेम नहीं होना चाहिए किसी भी x के लिए। नाउ नेक्स्ट है मैनी वन मैपिंग। इसको हम मैनी टू वन मैपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर भी हम दो सेट लेंगे और सेट ए को सेट बी से मैप कर देंगे और उस रोल को हम फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 डालने पर हमें y1 मिल रहा है, x2 डालने पे भी हमें y1 मिल रहा है और x3 डालने पे हमें y2 मिल रहा है। इफ़ मैनी x गिविंग 1 y देन मैपिंग इज मैनी वन मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है मैनी वन, मैनी टू वन, मतलब मैनी x गिविंग 1 वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे x या फिर कम से कम 2x सेम वैल्यू ऑफ y अगर दे रहे हैं तो उस मैपिंग को हम मैनी वन बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैनी इनपुट से एक इनपुट मिल रहा है, इसलिए मैनी वन फंक्शन कहलाता है। तो मैनी वन के बारे में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट देन द फंक्शन इज मैनी वन। ये चीज़ तो ऑब्वियस है। अगर हम कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें x एक्सिस के, और अगर वो लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट करता है तो वो ग्राफ, वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल के लिए ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं हम, डाउन एंड ओपनिंग। ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को x1 पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को x1 मान लेते हैं, और x2 पे भी कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम x2 मान लेते हैं, और x1 और x2 पे दोनों पे सेम वैल्यूज ऑफ y मिल रही हैं, दैट इज y1, इसको हम y1 मान लेते हैं। तो इस ग्राफ के इक्वेशन को हम y = f of x मान लेते हैं, या फिर सिंपली हम f मान लेते हैं। और इस ग्राफ में अगर हम x के जगह x1 डालें फिर भी हमें y1 मिल रहा है, और x2 डालें फिर भी हमें y1 मिल रहा है। तो दो इनपुट के लिए हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, इसलिए मैनी वन हो गया, क्योंकि मैनी इनपुट गिविंग ओनली वन आउटपुट, मैनी इनपुट गिविंग वन आउटपुट, इसलिए ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें और अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करता है तो वो फंक्शन मैनी वन हो ही जाएगा। तो यहाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि x1 डालने पे हमें क्या मिल रहा है, y1, और x2 डालने पे भी हमें y1 मिल रहा है, इसलिए मैनी टू वन है, यहाँ पर दिख भी रहा है। तो जब भी आपको मैनी वन फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो सिंपली आप फंक्शन के ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो एक से ज़्यादा बार कट करता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को, तो वो मैनी वन होगा ही होगा। नाउ इसी से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पीरियोडिक फंक्शन ड्रॉ कर लिया y = sin x। तो अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार इस फंक्शन को कट कर रहा है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को x1 को मैं अगर अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको x1 मान लेता हूँ, x1 अल्फ़ा है, तो आफ्टर इट्स पीरियोडिक इंटरवल, जहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, और x2 हो जाएगा 2π + अल्फ़ा, 2π + अल्फ़ा, क्योंकि ये डिस्टेंस अल्फ़ा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस अल्फ़ा है तो ये डिस्टेंस भी अल्फ़ा हो जाएगा। और x2 पे भी हमें सेम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, इस वैल्यू ऑफ y को हम y1 मान लेते हैं। तो x1 पे भी हमें y1 मिल रहा है और x2 पे भी हमें y1 मिल रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे भी हमें अगर ये x3 मानते हैं
तो यहाँ पर भी y1 मिलेगा। तो मोर देन वन वैल्यू ऑफ x के लिए सेम वैल्यू ऑफ y दे रहा है ये फंक्शन, इसलिए मैनी वन फंक्शन है। और पीरियोडिक फंक्शन अपने पीरियोडिक इंटरवल पे, अपने एक सर्टेन पीरियड पे वो वैल्यू ऑफ y को रिपीट करते हैं, मतलब x डालने पे हमें सेम वैल्यूज ऑफ y मिलते हैं, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन मैनी x के लिए सेम वैल्यूज ऑफ y देते हैं अपने पीरियोडिक इंटरवल पे, इसलिए पीरियोडिक फंक्शंस हमेशा ही मैनी वन फंक्शंस होंगे, ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर साइन एक्स का पीरियड 2π है, इसका पीरियड 2π ही होता है, तो ये हर 2π इंटरवल पे अपने पैटर्न को रिपीट करता है। तो अगर x1 पे हमें y1 मिल रहा है तो यहाँ पर x1 प्लस 2π पे, मतलब 2π अगर जोड़ दे x1 पे तो फिर से हमें y1 मिलेगा, क्योंकि 2π इंटरवल पे ये कर्व रिपीट होता है। अल्फा यहाँ पर x1 ही है, तो x1 प्लस 2π पे फिर से ये रिपीट करेगा और सेम वैल्यू ऑफ y देगा। तो अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक पीरियोडिक फंक्शन का भी वीडियो बनाया है, तो जाके आप देख लीजिए। यहाँ पर x1 से हमें y1 मिल रहा है, x2 से भी हमें y1 मिल रहा है, और यहाँ पर x3 डालेंगे फिर भी y1 मिलेगा। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट के लिए हमें सेम आउटपुट मिलता है तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन में x1 अगर अल्फा है और x2 अगर अल्फा प्लस t ले लें हम, t यहाँ पर पीरियड है जबकि यहाँ पर पीरियड 2π है, क्योंकि साइन x का पीरियड 2π होता है, तो हमें f ऑफ अल्फा पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो f ऑफ अल्फा प्लस t पे भी मिलेगी, क्योंकि t पीरियड पे फंक्शन की वैल्यूज रिपीट करती हैं। और यह डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शंस का। t यहाँ पर पीरियड है और हमने अल्फा को x1 लिया है और अल्फा प्लस t हो जाएगा, t मतलब 2π और अल्फा मतलब x1, तो 2π प्लस x1 हमने दूसरा पॉइंट लिया है। तो यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ 2π प्लस x1, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोनों पे सेम वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, इस वैल्यू ऑफ y को y1 मान लेते हैं। तो x1 डालने पे हमें y1 मिल रहा है और x2 यही x2 है, ठीक है। x2 डालने पे भी हमें y1 मिल रहा है, इसलिए मैनी वन फंक्शन है। नेक्स्ट आप याद रखिए, इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अगर f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स सेम हो जाए, मतलब जो x पे वैल्यूज़ मिले वो माइनस एक्स पे ही वैल्यूज़ मिले y की, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो हम उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने एक फंक्शन ले लिया जो इवन फंक्शन है। यहाँ पर अगर आप x1 डालें f ऑफ x पे तो आपको जो y1 की वैल्यू मिलेगी वही माइनस x1 डालने पे भी मिलेगी, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है अलोंग y एक्सिस। तो इवन फंक्शन हमेशा ही सिमेट्रिक होते हैं अलोंग y एक्सिस, तो जो x पे वैल्यूज़ मिलेंगी वो माइनस x पे भी मिलेंगी। तो यहाँ पर f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस x1 और इसी को हमने y1 लिया है। तो यहाँ पर x1 डालने पे हमें y1 मिल रहा है और माइनस x1 डालने पे हमें y1 मिल रहा है। तो x1 डालने पे हमें y1 मिल रहा है और माइनस x1 डालने पे भी हमें y1 मिल रहा है। तो माइनस x1 को अगर हम x2 ले लें तो x1 पे भी y1 मिल रहा है और x2 पे भी y1 मिल रहा है। मैनी x गिविंग वन वैल्यू ऑफ y, इसलिए ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। तो जितने भी इवन फंक्शंस होंगे वो मैनी वन फंक्शन ही होंगे, ये चीज़ आप याद रखिए। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर वन वन फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो वो वन वन फंक्शन ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई फंक्शन लें जो कम्प्लीटली इंक्रीज कर रहा है, तो अगर हम कोई भी x लें तो उसमें कोई ना कोई y मिलेगा, और अगर हम x को चेंज करें तो हमें दूसरा y मिलेगा, कभी भी सेम y नहीं मिलेगा। मैनी x के लिए सेम y नहीं मिलेगा, इसलिए वन वन फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो कर्व को एक ही बार कट करेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक ही बार कट करता है तो वो मैनी वन नहीं हो सकता। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का भी एक हमने वीडियो बनाया है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर x1 डालने पे हमें y1 मिला और x2 डालने पे हमें y2 मिला, तो ये मैनी वन तो है ही नहीं, एक से एक ही मिल रहा है, तो ये वन टू वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक x से हमें एक ही y मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो इस टाइप से होगा। यहाँ पर भी अगर हम कोई भी x लेते हैं से x1, तो x1 पे हम मान लेते हैं कि y1 की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और अगर हम दूसरा x लेते हैं से x2 तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो भी डिफरेंट होगी, वो y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर y की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यूज़ कभी सेम नहीं होंगी, क्योंकि अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कर्व को एक ही बार कट करेगा, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक ही बार कट करेगा तो मैनी वन तो हो ही नहीं सकता। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन होता है जो स्लोप होता है फंक्शन का, यानी कि एफ डैश एक्स वो हमेशा नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पर हमें x1 डालने पे y1 मिल रहा है और x2 डालने पे हमें y2 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं एक x से हमें एक ही y मिल रहा है, इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन होगा। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस आर वन वन फंक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है तो दोनों केस में वो फंक्शन वन वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर स्लोप पॉजिटिव है फंक्शन का तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और अगर स्लोप नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और दोनों ही केस में वो वन वन फंक्शन होगा। नाउ अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में। मैपिंग 4 प्रकार के होते हैं।